आरबीआई भारत ने एक बिल्कुल अलग स्टैंड लिया है, और इस स्टैंड का क्या असर है हमारी इकोनॉमी के लिए, बजट का इससे क्या संबंध है, इस चर्चा में हमारे साथ हैं प्रोफेसर चरण सिंह जी, जो कि पूर्व प्रोफेसर रह चुके हैं आईआईएम बेंगलुरु के, और ई ग्रो के जो संस्थान है उसके आप सीईओ हैं, जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, आईएमएफ में आप काम कर चुके हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर यामिनी अग्रवाल जी, जो कि भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट की है उसका मैं डायरेक्टर है। हमारे साथ हैं प्रोफेसर मीनाक्षी राजीव जी, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज, उसकी आप आरबीआई चेयर हैं, इकोनॉमिक्स की आप हेड भी हैं। हमारे साथ हैं अरुणा शर्मा जी, जो कि पूर्व आईएएस हैं, और आप भारत सरकार में स्टील आईटी समेत कई सचिव के पद संभाल चुकी हैं। फिलहाल डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट के रूप में आप कई किताबें लिख रही हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पे भी आपकी किताब हाल में आने वाली है। साथ साथ हमारे साथ पंकज घिया जी हैं, ऑल इंडिया टैक्स पेटिशनर की एक फेडरेशन है उसके आप डिप्टी प्रेसिडेंट हैं, और अगले साल आप प्रेसिडेंट होंगे। और साथ हैं सीए सुरेश गर्ग जी, आप जाने माने राजस्थान में फाइनेंस के एक जाने माने हस्ताक्षर हैं, बैंकिंग फाइनेंस और लोन में आपका मुख्य रूप से काम है, बड़ी जानकारी रखते हैं, बैंकों के अंदर तक की जानकारी रखते हैं, प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी किस तरह की लोन में मिलती है कि नहीं मिलती है उसको आप काफी बारीकी से समझते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों के पास आऊंगा, पंकज जी और सुरेश जी, आप लोगों ने देखा है कि आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ परिवर्तन नहीं किया, बजट में भी एक तरह की कंटिन्यूटी थी, बजट में जो आया बजट भी कंटिन्यूटी में रहा। तो पंकज जी, आपको लग रहा है कि एज ए कॉर्पोरेट कंसल्टेंट बजट सपोर्ट कर रहा है रिकवरी को, इकोनॉमिक ग्रोथ को, मॉनेटरी पॉलिसी और बजट भी इस तरीके रहा, क्या कहेंगे सर आप? देखिए, अगर अपन बजट से चालू होते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि ये बजट जो है एक तरीके से कुछ महीनों में विजनरी बजट कहा जा सकता है। लेकिन अगर हम टैक्स के दायरे में देखें तो टैक्स के दायरे में आम आदमी, मध्यम वर्गीय आदमी के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि हर आदमी को इनकम टैक्स के स्लैब में बड़ी छूट चाहिए होती है, कुछ छूट चाहिए होती है, एटीसी की छूट चाहिए होती है, लेकिन उन कुछ भी चीजों में उन्होंने कोई टचिंग नहीं करी। लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग विजन के हिसाब से देखेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे उन्होंने काफी कंसंट्रेट किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बजट अलोकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग किया है। साथ के साथ इस बार अगर आप टैक्स रेवेन्यू को देखेंगे तो टैक्स रेवेन्यू में एक अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ रहा है, जो बताता है कि इकोनॉमी रिवाइव कर रही है। साथ के साथ इस बार एक्सपेंडिचर इज नॉट अ प्रॉब्लम, ये हम दिखने में आ रहा है, क्योंकि हमारे पास रेवेन्यू इतनी आ रही है कि हम एक्सपेंडिचर ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कॉम्प्लिकेशंस के हिसाब से देखेंगे तो कई सारे कॉम्प्लिकेशंस किए गए। इनकम टैक्स के लिए बजट में कुछ भी नहीं कहा गया, जीएसटी के लिए बजट में कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन जो फाइनेंस बिल आया है वो इतना मोटा सारा फाइनेंस बिल आया है और इतने मेजर फार रीचिंग अमेंडमेंट्स आए हैं कि आप सोच नहीं सकते। और उन अमेंडमेंट्स का डायरेक्टली इफेक्ट ये है कि असेसी जितने भी केस हाईकोर्ट से लड़के, सुप्रीम कोर्ट से लड़के जीता है, उन सबको बाय वे ऑफ अमेंडमेंट्स सरकार ने उनको रिवर्स कर दिया है, और उसका जो टैक्स इफेक्ट था वो नलीफाई कर दिया है। अगर हम जीएसटी की बात करते हैं तो जीएसटी में फार रीचिंग अमेंडमेंट आए हैं, और जो जीएसटी का एक कॉन्सेप्ट था, वन कंट्री वन नेशन वन टैक्सेशन, उसको बिल्कुल चेंज करते हुए उन्होंने जो फ्री फ्लो ऑफ टैक्स था, फ्री फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट था, कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स था, उसको जो कंट्रोल करने की इशू थी, वो सब चीजें खत्म कर दी है। और सेक्शन 38 में, यहाँ पे धारा वगैरह में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो जीएसटी की एक्ट की आत्मा कहलाती है, और जिसमें सबसे ज्यादा मध्यम वर्गीय व्यापारी या छोटा व्यापारी जिसमें इफेक्ट होता है, उसको इतना टाइट कर दिया है कि आपको कई बार ये लगने लगा है कि छोटे व्यापारी के लिए, मध्यम वर्गीय व्यापारी के लिए तो व्यापार बंद करना ज्यादा आसान है, व्यापार करना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसको पता नहीं कि कब किसकी डिमांड उसके माथे आ जाए, और उसको टैक्स के साथ इंटरेस्ट और पेनल्टी जो है वो मैंडेटरी प्रोविजंस की तरह लिया है। और आज ही हमने ये देखा होगा कि इंडिया बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो वहां पर ये देखा है कि जितने भी लॉज अमेंड होते हुए आ रहे हैं उनमें सब में अरेस्ट के प्रावधान डलते जा रहे हैं। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि टैक्स में या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेटेड जितने भी लॉज है उनमें अरेस्ट से रिलेटेड प्रावधान नहीं होने चाहिए। लेकिन अदरवाइज अगर हम देखें तो कॉर्पोरेट्स के लिए या लोअर सेक्टर के लिए, दोनों के लिए बढ़िया बजट रहा। लेकिन जो एमएसएमई सेक्टर है, स्मॉल सेक्टर है,
सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर है, सेल्फ बिजनेस सेक्टर है, वहां पर एक आपको दुविधा की स्थिति दिख रही है। अगर हम आरबीआई पॉलिसी पर आते हैं तो आरबीआई पॉलिसी ने स्टेटस को रखा है। स्टेटस को का मतलब ये है कि जो आपके रेपो रेट है वो सेम है, तो लोन रेट्स कंट्रोल रही। ये है मेरे ख्याल से इंडिया उस दौर से गुजर रहा है जहां पे लोएस्ट पॉसिबल लोन रेट्स है। और रेपो रेट की वजह से हम जब अभी डिस्कशन हो रहा था उस समय एक डिस्कशन ये हो रहा था कि एफडीज की क्या रेट होगी और बैंक में जमा पैसा, और बैंक भी आरबीआई में पैसा जमा कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आज सीनियर सिटीजन की बात करते हैं, अगर जमा की बात करते हैं तो वहां पर एफडी में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, तो उनके इंटरेस्ट इनकम का लॉस हो रहा है। तो स्मॉल वापस अगर हम इसको पूरे को घुमा फिरा के देखते हैं, मैं कॉर्पोरेट्स की बात नहीं करना चाहता, कॉर्पोरेट्स के पास बहुत सारे टैक्स के हिसाब से समझे या कॉम्प्लायंस के हिसाब से समझे उनके पास टीम होती है, और उस टीम की वजह से चाहे आप कोई सा भी लॉ कितना भी कॉम्प्लिकेटेड कर दें वो उस पर कॉम्प्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत होती है स्मॉल सेल्फ एम्प्लॉयड एमएसएमई सेक्टर के लिए, कि उनके लिए अगर कॉम्प्लायंस बढ़ा दी जाए तो कॉम्प्लायंस बढ़ाते ही वो कॉम्प्लायंस लेवल को टच करने के लिए उनकी कॉस्टिंग इतनी बढ़ जाती है कि वो बाजार से बाहर हो जाते हैं और अनकॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। जीएसटी ने एक और चीज की है, जो बेसिक थ्रेशोल्ड लिमिट स्मॉल मीडियम सेक्टर के लिए थी उसको खत्म कर दिया है। अब बड़ा कॉर्पोरेट और छोटा मैन्युफैक्चरर दोनों एक सेम लेवल पर आ गए हैं, तो आप कंपीट नहीं कर सकते वहां पर। एक बड़ा कॉर्पोरेट जिसके पास ब्रांडिंग है, जिसके पास एडवर्टाइजिंग पावर है, या जिसके पास डिसरप्शन पावर है, कि वो डिसरप्ट भी कर सकता है मार्केट को और लो कॉस्ट पे सेल करके छोटे बिजनेसमैन को खत्म भी कर सकता है, वहां पर नहीं कर सकता। लेकिन आरबीआई पॉलिसी मैं ये कहूंगा कि एक अच्छी पॉलिसी है। स्टेटस को इस समय इंटरेस्ट रेट बढ़ना, चाहे हाउसिंग में आप देखेंगे तो हम प्री कोविड लेवल पर पहुंच गए। हाउसिंग लोन्स में आज ही एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, हाउसिंग लोन्स की इस समय इतनी डिमांड है और हम प्री कोविड लेवल पर आ गए हैं जहां पर जितनी डिमांड थी। आज व्हीकल लोन्स की बात करते हैं या बिजनेस लोन्स की बात करते हैं, हाँ कई बार ये लगता है कि इट इज द बेस्ट टाइम टू टेक लोन्स, क्योंकि इससे लोएस्ट रेट इंडिया में हम सोच नहीं सकते। हालांकि जब जापान या अमेरिका की बात करते हैं तो वहां पर 1% या 2% में मिल सकती है। संक्षेप में आप क्या कहेंगे कि आरबीआई की संक्षेप में मैं ये कहूंगा कि जो बजट है एमएसएमई सेक्टर, स्मॉल सेक्टर, सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर थोड़ा सा निराश है, उसको थोड़ा सा हैंड होल्डिंग की जरूरत है, थोड़ा सा उसको गवर्नमेंट सपोर्ट की जरूरत है। अगर वो आ जाएगा तो इंडिया विल बी अ नेक्स्ट ग्रोथ स्टोरी। लेकिन कुछ उपाय किए गए हैं मॉनेटरी पॉलिसी में, उनको जो है ई-रुपये की लिमिट बढ़ाई है उन्होंने। देखिए आप मॉनेटरी पॉलिसी में जो उन्होंने बेनिफिट दिए हैं आपको ये समझना पड़ेगा, जो स्मॉल सेक्टर है उसकी अगर सेल बढ़ेगी, उसको हैंड होल्डिंग मिलेगी सरकार से, तभी तो वो लोन का यूज कर पाएगा। अगर आपके पास बिजनेस करने के लिए इतना कॉम्प्लिकेट कर दोगे बिजनेस को कि इट इज बेटर कि मैं बिजनेस नहीं करूं, जॉब करूं, या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल छोटा बिजनेस करूं, वहां पर आपको समझना पड़ेगा। मॉनेटरी सेक्टर में लोन तो इजी कर दिया, लेकिन लोन लेना और लोन का रीपेमेंट भी इट इज अ बिग थिंग। और आपको ये समझना पड़ेगा कि एक एमएसएमई सेक्टर को लोन लेने के लिए कितनी गारंटी देनी पड़ती है, उन गारंटी पे स्टेट स्टैंप ड्यूटी चार्ज करती है, वहां पर उसकी पर्सनल गारंटी ली जाती है। मतलब आपको कॉम्प्लिकेशंस जो है, हम कई बार कहते हैं कोलेटरल फ्री लोन मिल रहे हैं, कोलेटरल फ्री लोन्स है या वर्किंग लोन्स जो जिसे कहते हैं, आपने 20% एनहेंसमेंट कर दिया था, जो भी आपके लोन लिमिट थी उनमें 20%, कितने लोगों ने उसको लिया। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि उनका जब मोरेटोरियम खत्म होता है तो रीपेमेंट इज अ बिग प्रॉब्लम, और रीपेमेंट नहीं होता तो वो एनपीए या बिल्कुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में आ जाते हैं। सुरेश जी, लोन लेने के साथ लोन चुकाने की दिक्कत, लोन महंगे होते जा रहे हैं, मिलते नहीं है, एमएसएमई के लिए बहुत दिक्कत हो गई है। एमएसएमई की हैंड होल्डिंग आरबीआई ने कोशिश की है। मैं देख रहा था कि जो उसकी ट्रेड्स की लिमिट बढ़ा दी गई है, शायद 3 करोड़ से 3 करोड़ बढ़ा दी गई थी, 1 करोड़ से 3 करोड़। इसके अलावा ई-रुपये की लिमिट भी बढ़ाई है। तो आपको लगता नहीं है कि ये उपाय काफी होना चाहिए? संक्षेप में बताएं थोड़ा सा, क्योंकि एक बार हम सभी का ब्रीफ ले लें, उसके बाद फिर ब्रॉड डिस्कशन करेंगे। सुरेश जी देखिए, अभी जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई है उसमें रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों को चेंज नहीं किया। चेंज नहीं करने से आम आदमी को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका जो रेगुलर 6.5% पे आज
हिंदुस्तान में सबसे लोवेस्ट रेट पे आज पैसा मिल रहा है, 6.5% सिर्फ पे पैसा मिल रहा है। हाउसिंग लोन 6.5% में मिल रहा है। एमएसएमई पे जी सील जो गवर्नमेंट क्रेडिट गारंटी जो है, पहले 3 लाख करोड़ रुपए हुआ करती थी, उसको बढ़ा के 4.5 लाख करोड़ किया, 4.5 लाख करोड़ से बढ़ा के 5 लाख करोड़ रुपए कर दी। उसमें भी जो मार्च 2021 की डेडलाइन थी उसको बढ़ा के मार्च 22 की, मार्च 22 से बढ़ा के मार्च 23 तक, 31 मार्च 2023 तक आप उसमें जी सील के अंदर ले सकते हैं। पहले 20% हुआ करती थी, वो भी 20 फरवरी 2020 का आउटस्टैंडिंग, उसको बढ़ा के 31 मार्च 2021 कर दिया और 30% कर दिया, 20% की बजाय 30% कर दिया। होटल इंडस्ट्री जो हॉस्पिटलिटी है उसके अंदर 30 की जगह 40% का वो कर दिया कि भाई आपका अगर आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2021 या 20 फरवरी 2020 में जो भी हायर साइड पे है उसका 40% तक आप उसमें फैसिलिटी ले सकते हो। तो ये सब चीजें एमएसएमई के लिए किया गया है, एक तो टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिए और एमएसएमई के लिए। तो मैं सोचता हूँ कि ये बहुत अच्छा केंद्र सरकार का अच्छा कदम है जिससे कि एमएसएमई को बूस्टअप मिलेगा। दूसरा, अभी 80 लाख घरों का निर्माण होगा। अगर 80 लाख घरों का निर्माण होगा तो निश्चित रूप से वो एमएसएमई को फायदा होगा। 5,60,000 करोड़ के हर घर के अंदर नल पहुंचेगा तो उससे भी एमएसएमई को होगा। 25,000 किलोमीटर अगर नेशनल हाईवे बनेंगे तो वो भी एमएसएमई को ही उससे रोजगार के अवसर मिलेंगे और एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा। इसी तरीके से आपके रेलवे के अंदर दोहरीकरण या कुछ भी मिल रहा है तो उससे एमएसएमई को मिलेगा। डिफेंस के अंदर जो 4,68,000 करोड़ रुपए का बजट था वो 5,25,000 करोड़ रुपए का बजट किया है, 5,25,000 रुपए का करंट। उसके अंदर भी ये किया है कि 68% परचेजिंग इंडियन से होगी, इंडियन वेपन्स परचेज होंगे। तो अगर 68% अगर इंडिया में परचेजिंग होगी तो निश्चित रूप से उसमें एमएसएमई को भी फायदा होगा, सभी को फायदा होगा, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी और जो केंद्र सरकार का बजट है वो सबका साथ सबका विकास पर आधारित बजट है और इसमें हर क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा। आप ये देखिए कि महंगाई दर आज की तारीख में 5.3 है। आरबीआई कहती है कि 4% से 6% के बीच में रहनी चाहिए, तो आज वो 5.3 है और आने वाले साल के अंदर वो 4% तक महंगाई दर जा सकती है, जो किसी टाइम पे 10% या उससे ज्यादा हुआ करती थी। आज महंगाई दर 4% से 6% के बीच में है। तो अगर उनको ऐसा लगता है कि महंगाई दर ज्यादा तो वो निश्चित रूप से रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट जो है वो निश्चित रूप से आरबीआई बढ़ाती। तो आरबीआई को ऐसा लग रहा है कि अभी महंगाई दर कंट्रोल में है। आप जीडीपी देखिए, 9.3% की जीडीपी ग्रोथ आ रही है इस साल की और आने वाले टाइम में 7.8% की जीडीपी ग्रोथ आ रही है, यानी कि देश के अंदर विकास और डेवलपमेंट हो रहा है, पैसा आ रहा है। आप ये देखिए कि आज फॉरेन रिजर्व जो है वो 643 अरब डॉलर के आसपास जा चुका है, जो कि अपने आप में एक इतिहास है कि 1.5 साल के आयात के बराबर का आपके पास में विदेशी रिजर्व है। तो ये अच्छे संकेत है हिंदुस्तान के विकास के अंदर। और यहाँ जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो विकास, जो उससे रोजगार के किसानों के अंदर अब 2,70,000 करोड़ रुपए किसानों को हम देंगे, तो वो 18 लाख करोड़ रुपए का किसानों के लिए लोन का प्रावधान किया कि भाई 18 लाख करोड़ रुपए तक के किसानों को हम ऋण बांटेंगे। तो ये सब चीजें जो है, सोलर एनर्जी है हर क्षेत्र के अंदर। लेकिन सुरेश जी, आपके पहले पंकज जी ने बोला कि ऋण लेना ऋण देना दोनों आसान नहीं रहे हैं। आपकी ब्याज दर लगातार जो है ना, आप कितने ही रखे हैं आप, लेकिन बैंक लोन ही नहीं देंगे तो आप क्या करेंगे? स्वतंत्र जी, बैंक के आजकल पैरामीटर्स हो गए, सब चीजें ऑनलाइन हो गई है, तो ऐसा कोई भी छिपी हुई चीजें नहीं है। जो प्रॉब्लम, बेसिक जो प्रॉब्लम आती है वो होती है कि आपका अगर सिविल खराब है तो प्रॉब्लम आती है, अगर आपका सिविल अपडेटेड है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए ये देखो, बैंक के आजकल हर बैंक में, पहले क्या होता था 2014 से पहले क्या होता था कि मिनिस्ट्री से फोन आ जाता है लेकिन वो सिस्टम सब बंद हो चुका है जी। प्रोफेसर, बैंक हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड बढ़ के जो है ना लगभग 7% पहुंच चुकी है। मॉनेटरी पॉलिसी आने के बाद रुपया, आपने देखा कि रुपया लगभग 75 रुपए 50 पैसे के आसपास पहुंच गया, एक ही दिन में 50 पैसे के आसपास गिर गया। ये क्या अच्छी पॉलिसी के संकेत हैं क्या ये? जी देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी सपोर्ट कर रही है जो इकोनॉमिक रिकवरीज हो रही है। ये जरूरी बात है कि जो फिस्कल सपोर्ट है और जो मॉनेटरी सपोर्ट है वो दोनों प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि पेंडेमिक के बाद इकोनॉमी रिकवर कर रही है। उसके लिए जितना भी सपोर्ट इंटरेस्ट रेट्स को लोअर लेवल पे रख करके किया जाए वो ज्यादा बेहतर रहेगा। आपका रुपए का गिरना या फिर आपकी जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये मानना कि जो है ये देश जो है एकदम से फेडरल रिजर्व को फॉलो करते हुए सिग्नल करेगा कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे या इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देगा, वो सही मानना नहीं होगा।
इस समय जरूरत ये है कि जो भी फास्ट पेस्ड रिकवरीज होनी है, जो हम 9% से ऊपर कह रहे हैं या अगले साल 7.3% से कह रहे हैं, वो पूरी तरीके से सपोर्ट की जाए। अगर आप बजट की तरफ देखें तो एक बहुत ही लॉन्ग टर्म विजन की तरफ आया है। वन नेशन, वन पॉलिसी, वन रेगुलेशन की बात की गई है, एकता की बात की गई है, चाहे वो गति शक्ति प्लान के द्वारा हो, चाहे वो डिजिटलाइजेशन के थ्रू, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, और बहुत इंपॉर्टेंट ईज ऑफ दैट फैसिलिटी एट अ वेरी चीप रेट, जिसे कहते हैं कि आपके पास वो चीज अवेलेबल है बहुत ही कम पैसे पे। तो चाहे वो एजुकेशन का सही बात करें, लोकल लैंग्वेजेस में टीवी के माध्यम से, चाहे वो मेडिकल बेनिफिट्स की बात करें, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स की बात करें जिससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। कहीं मत जाइए, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। खबरों में हमेशा की तरह तेज, साथ में नए जमाने का भी क्रेज। सिटी पेजों की खबरें अधिक उपयोगिता ली, आकर्षक प्रस्तुति और फटाफट रीडिंग शैली, खबरों की संख्या भी ज्यादा, प्रिंट, टीवी और डिजिटल के साथ 360 डिग्री कवरेज। महिलाओं और युवाओं के लिए नए जमाने से जुड़ी उपयोगी सामग्री व विशेष कॉलम। पढ़ते रहिए राजस्थान पत्रिका। और अरुणा जी, आप क्या कहेंगे? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाली है, तो भारत कब तक बन रहा है? 25 तक तो होने वाला नहीं है मेरे ख्याल से। देखिए, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तभी हो सकती है जब हम एक होलिस्टिक अप्रोच रखें। पैचवर्क पॉलिसी से काम नहीं होता है और उसमें बहुत दिक्कतें आती हैं। तो यदि आप मॉनेटरी पॉलिसी की अभी बात करें तो उसने दिशा तो दिखाई है, बट जो अभी दशा है हमारी, उसमें ऑक्सीजन की जरूरत है कुछ सेक्टर्स को। पॉजिटिव अगर मैं देखूं तो जो बजट ने भी सपोर्ट किया है मॉनेटरी पॉलिसी को कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा खर्चा करेंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा रूरल अर्बन दोनों जगह होगा तो वेज एम्प्लॉयमेंट्स और ट्रिगर हो जाएगी काफी इंडस्ट्रीज। परंतु और उसी तरह एक जो सेकेंडरी एडवांटेज इसमें जो मिलेगा कि आपने इंडस्ट्री का इनपुट कॉस्ट बहुत कम कर दिया, कॉर्पोरेट टैक्स का एडवांटेज दिया, कोल सेस कम कर दिया है, तो इस तरह से भी डिसइन्वेस्टमेंट कुछ अच्छे हो गए, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। परंतु इसका जो के शेप रिकवरी की हम बात करते हैं तो लोअर वाला जो है वो ऑक्सीजन पे है और उसको ये लंबी टाइम की दिशा और दशा, उसकी दशा बहुत खराब है, उसको लंबी टाइम की दिशा से नहीं होगा। मैं पंकज जी से पूरी सहमत हूं कि जो हमने एमएसएमईज के लिए मॉरिटोरियम का एडवांटेज दिया, क्या लॉन्ग लिव का एडवांटेज दिया, या अभी रेपो रेट ना बढ़ाने से बैंकर्स में लिक्विडिटी ज्यादा रहेगी। आपको आश्चर्य होगा कि लेंडिंग जो हो रही है वो एनबीएफसी से ज्यादा हो रही है बनस्पत की रेगुलर बैंक से। तो अगर आप देखेंगे कि एमएसएमईज जो है वो लेंडिंग जो है वो एनबीएफसी से ले रही है और उसमें भी हाथ रुका हुआ है। तो आज दिक्कत एमएसएमई की हो गई कि एक तरफ से उनपे कंप्लायंस लोड बढ़ गया है, जीएसटी का जो 40 लाख का उनको जो एडवांटेज था वो चला गया है, दे हैव टू रजिस्टर फॉर जीएसटी। नील का भी आपको जीएसटी फाइल करना है तो वो कम्बरसम प्रोसेस है, पूरा उतना आसान नहीं है। और उसी तरह अगर आप देखो तो हिंदुस्तान की दो समस्याएं, ग्रोथ जो सुरेश जी ने कही कि यस हम 7.89 पे जाएंगे एंड होपफुली हम उसको रिटेन करें, परंतु दूसरा एम्प्लॉयमेंट भी है। अगर हम इंडस्ट्री को देखें तो इंडस्ट्री जो है अब ज्यादा से ज्यादा ऑटोमेशन की तरफ जा रही है, तो लेस एंड लेस एम्प्लॉयमेंट होगा, मोर एंड मोर एक्सपेंशन होगा, मोर एंड मोर ग्रोथ होगा, ग्रोथ परसेंटेज में कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। तो आपको जो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा वो दो सेक्टर से मिलेगा, एमएसएमई और एग्रीकल्चर। तो एमएसएमई पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, उनकी प्रॉब्लम्स कंप्लायंस की। तो आपका कहना है कि मैक्रो में अच्छा लगता है, बिल्कुल मैक्रो में अच्छा लगता है, माइक्रो में नहीं। और अनफॉर्चुनेटली अगर आप एमएसपी की बात करो तो उसने गेहूं और चावल पे दिया है। प्रोफेसर राजीव, लॉन्ग टर्म गोल के बजाय शॉर्ट टर्म देखें और कॉर्पोरेट प्रॉफिट के बजाय एमएसएमई को देखें, आप मतलब शॉर्ट टर्म क्या कहेंगे आप?
देखिए, मैं तो शॉर्ट टर्म देखने का बहुत ही इम्पोर्टेंट है अभी शॉर्ट टर्म देखने का, और मैं अरुणा जी से बिल्कुल सहमत हूँ इस बारे में, क्योंकि जबकि ये बजट में कोई चीजें हैं जो बहुत अच्छे हैं। पहले तो ये है कि इलेक्शन के पहले सामने ये बजट रखा गया है, लेकिन कोई फ्रीबीज ऐसे कुछ नहीं रखा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट सबने बोला है, मैं रिपीट नहीं करना चाहती हूँ, दैट इज अप्रिशिएबल, वो भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो डिमांड जनरेशन की बात होते हैं, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, इट विल टेक सम टाइम, वो थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें से जब ये रोड बनेगा, वो लैंड एक्विजिशन करके ये करके जब ये सब बनेगा, तब तक के लिए ऑक्सीजन की जो जरूरत बोले हैं, ये बिल्कुल सही है। स्पेशली मैं रूरल डिमांड की बात करना चाहती हूँ कि रूरल डिमांड, अगर हमें आज रूरल सेक्टर रियली इट वाज क्रिएटिंग लॉट ऑफ डिमांड, लेकिन रूरल डिमांड का अभी जो ये कंस्ट्रक्शन होगा इंफ्रास्ट्रक्चर से, इसमें से कुछ लोगों को कंस्ट्रक्शन में वो काम मिलेगा, तो डिमांड तो उस इनकम से होगा, लेकिन दैट विल टेक टाइम, उसमें तो बहुत ही टाइम लगेगा। आपका भी कहना है कि थोड़ा है, ज्यादा की जरूरत है? बेगियो पार्डन, क्या बोला? आपका कहना है कि थोड़ा मिला है, अभी ज्यादा की जरूरत है? हाँ, थोड़ा ही मिला है, ज्यादा की जरूरत है। जैसे कि ये जो एमएसपी के बारे में बोला है, एमएसपी में भी बड़े संख्या दिखाया जाता है, लेकिन एमएसपी में 20% से कम फार्मर्स को बेनिफिट मिलता है। 80% फार्मर्स को तो एमएसपी का बेनिफिट मिलता ही नहीं है। एमएसपी कोई स्टेट में ही एमएसपी का फार्मर ने एमएसपी से सेल करते हैं, तो इतने सारे फार्मर को तो ये बेनिफिट मिलता ही नहीं है। और एग्रीकल्चर को जो इस बार बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं आया किसी हिसाब से, तो फार्मर का जो आप ये बोले कि एग्रीकल्चर बजट बोले कि आप MNREGA बोले, जिसमें थोड़ा और बजट में पैसा डालने का जरूरत था, इसको भी हमने नहीं देखा NREGA प्रोग्राम में, क्योंकि बहुत डिमांड है, अनमेट डिमांड है उसमें भी नहीं है। लेकिन एग्रो प्रोसेसिंग में थोड़ा ये जो रखा गया है बजट में, थोड़ा ज्यादा पैसा रखा गया है, वो तो अच्छा बात है, मैं बोलती हूँ। लेकिन बाकी रूरल डिमांड, रूरल सेक्टर से जो एक बड़ा डिमांड का एक्सपेक्ट हम कर रहे थे, वो तो जल्दी आने वाला नहीं है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जब होगा, तब एक समय जाके उसका डिमांड बढ़ेगा। तो प्रोफेसर सिंह, ओवरऑल आपने सबकी बात सुनी होगी, एक ऐसा लग रहा है कि डिमांड साइड को निगलेक्ट किया गया है, सप्लाई साइड पे बल है, प्रॉफिट सारा सब कुछ कॉर्पोरेट को दे दिया लग रहा है कि, और आपने देखा ये रुपया कमजोर हो गया, उसके बाद हमने यील्ड भी बढ़ गई, तो सारे संकेत तो यही थे कि बढ़ा देना चाहिए। अब तो मतलब आप कम से कम कुछ तो आप उसको बढ़ाते, लेकिन फिर भी आपने हॉकिश व्यू नहीं अपनाया RBI ने। आपका क्या व्यू है सर? अब पहली बात तो ये है कि मेरी राय में रुपया बहुत नीचे खड़ा है, इसको 80 पार कर जाना चाहिए था अभी तक, उससे ही बेहतर रहेगा। और उसके कुछ पैमाने होते हैं, उन पैमानों पे देखिए तो रुपए को बहुत देर तक हम लोगों ने 73 पे रोक के रखा हुआ था, 73-74 पे, तो वो तो थोड़ा अगर बढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बढ़ना ही चाहिए। दूसरी बात यह है कि जहां तक मैं अभी तक चर्चा सुन रहा था कि MSMEs के साथ बहुत बड़ा दुष्कर्म हो गया, वो बेचारे मारे गए, तो मुझे थोड़ा विश्लेषण करना है उस पर। अगर आप मुझे 1 मिनट देंगे तो MSMEs की भी कुछ जिम्मेवारियां होती हैं ना, वो रजिस्टर कराती हैं, और रजिस्टर कराती हैं तो कुछ इधर उधर कर देती हैं, तो कम से कम 96% MSMEs रजिस्टर ही नहीं कराती है। तो बैंकों को कहना या सरकार को कहना कि उनकी सहायता नहीं करती हैं, ये थोड़ा MSMEs को भी सोचना चाहिए। और ये जो मेरे से पहले कुछ प्रवक्ता बता रहे थे, उन्होंने ठीक कहा कि सरकार ने MSMEs को बहुत कुछ दिया है। कोविड के टाइम में सबको पता था कि MSMEs का जो मोर्टेलिटी रेट है बहुत ज्यादा होता है, और जहां पर इतना यंग डेमोग्राफिक डिविडेंड का हमने इस्तेमाल करना होता है, इतनी यंग पॉपुलेशन होती है, वहां पे MSMEs का रोल बहुत अहम होता है। सरकारी नौकरियां इतनी नहीं हो सकती हैं और प्राइवेट सेक्टर भी इतनी नौकरियां नहीं दे सकता है, MSMEs पे ही सहारा लेना पड़ता है। और MSMEs को इसी कारण सरकार इतनी सहूलतें देती है।
पर एमएसएमईज अगर रजिस्टर्ड ही नहीं है, और प्रधानमंत्री जी ने कुछ साल पहले कहा भी था कि आप अगर रजिस्टर हो जाइए तो आपको ये सब फायदे होंगे, अगर एमएसएमईज रजिस्टर ही ना हो रजिस्टर तो सरकार क्या कर सकती समझा है? के बताएं कहाँ पे रजिस्टर नहीं हुए? तो एमएसएमईज का जो रजिस्ट्रेशन, एमएसएमईज का ही अपना पोर्टल है रजिस्ट्रेशन का, तो वहां पर रजिस्ट्रेशन इनकी बहुत कम होती है। ऑनलाइन तो रजिस्ट्रेशन जो 6 करोड़ 7 करोड़ जो एमएसएमई बताते हैं वो बिना रजिस्ट्रेशन के हैं क्या? वो अंदाजा है, किसी को पूरा विश्वास नहीं है, कहीं गिनती मिनती नहीं है। पर मैं आपको ये जरूर कह सकता हूं कि कहीं पे एमएसएमईज रजिस्टर्ड होती हैं बिजली के महकमे में, तो वो भी गिनी जाती हैं। पर एमएसएमईज इतनी डेफिनेशन ही उनकी इतनी विस्तार कर दी गई है, फिर भी हमारे पास एक्यूरेट आंकड़े एमएसएमईज के नहीं है, ये सब अंदाजन है, ज्यादातर अंदाजन है। तो कहने का मेरा भाव है कि एमएसएमईज को भी अगर आप कहें कि बैंक उनको पैसा नहीं दे रहे हैं, तो बैंकों की भी मजबूरी है, बैंक पैसा छापता नहीं है, बैंक एक डिपॉजिटर से लेता है, और बैंक एक जिम्मेवारी होती है डिपॉजिटर को जवाब देना कि तुम्हारा पैसा हमने कहाँ दिया है, लेंडिंग कहाँ की है। अगर एमएसएमईज की रेटिंग नहीं होगी ठीक तरह, एमएसएमईज के ऑपरेशंस ठीक नहीं होंगे, आपको पता होगा कि एमएसएमईज की मैनेजमेंट ठीक नहीं है, मैनेजमेंट में कौन कौन है वो भी क्लियर नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एमएसएमईज को कॉर्पोरेट की तरह चलाओ, पर ये जरूर मैं कह रहा हूं कि जो सरकार ने नीति है कि आप रजिस्टर करिए, कुछ केवाईसी नॉर्म्स फॉलो करिए, वहां पर काफी चूक कर जाते हैं एमएसएमईज। इसके बावजूद एमएसएमईज को जिस तरीके अभी उन्होंने बताया कितनी सहूलतें दी जा रही हैं, वो सब वाजिब है। इसीलिए इतनी एमएसएमई सरवाइव कर गई कोविड की महामारी के दौरान। अभी बात आती है मॉनेटरी पॉलिसी पे, जो आपने मेरे से सीधा सवाल पूछा है। मेरी राय में सरकार उतना ही कर सकती है जितना उसको टैक्स मिलेगा। ये हमारा एक कमाल का देश है, इसमें 18% टू जीडीपी टैक्स कलेक्शन है। दुनिया भर में 35 से 40% है, कई देशों में 40 से ऊपर भी है। अमेरिका में करीब 36% है। हम अमेरिका की सड़कें, अस्पताल, स्कूल चाहते हैं, पर टैक्स हम उसका आधा देते हैं। सरकार ने फौज चलानी है, पुलिस जुडिशरी चलानी है, और कितनी सैलरीज देनी है वो सब चलाने में सरकार का खर्चा निकल जाता है। अगर बजट का थोड़ा विश्लेषण गहराई से करें तो जो उनके मेन टैक्स है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, जीएसटी, एक्साइज एंड कस्टम्स तो खैर 1% से कम, 1% टू जीडीपी उससे कम है, बाकी सब 2 और 3% टू जीडीपी की रेशो में चलते हैं। दूसरी साइड एक्सपेंडिचर अगर आप देखें, इंटरेस्ट पेमेंट जो पिछली बोरोइंग है वही 3% टू जीडीपी है, सब्सिडी 2% टू जीडीपी है, पेंशन 1% टू जीडीपी है। इतने कमिटेड एक्सपेंडिचर ऑलरेडी हैं। आप कितना लोन लेंगे, जितना लोन लेंगे उतना इंटरेस्ट पेमेंट पे बोझा पड़ेगा, वो बजट से ही पैसा निकलेगा। इसलिए सरकार उतना ही कर सकती है जितना आप उसको टैक्स देंगे। टैक्स नहीं देंगे तो सरकार उससे ज्यादा नहीं कर सकती। वेल्थ टैक्स लेके आइए ना, टैक्स बढ़ा दीजिए, कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ा दीजिए, वेल्थ टैक्स लेके आइए। नहीं, टैक्स बढ़ाने के लिए तो एग्रीकल्चर टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, 1000 किस्म के टैक्स हैं, उनपे सब पे चर्चा होती है, पर बढ़ाना इतना आसान नहीं होता है। और अगर आप बढ़ा भी देंगे, हमने देखा कि अमीर लोगों ने साइन करके दिया सरकार के, हमें टैक्स लगाओ। नहीं, ऐसे नहीं होते। अमीर लोगों ने साइन करके दिया, पर आप ये भी तो देखिए कि टैक्स का एक कैनन ऑफ टैक्सेशन नाम का चीज होती है, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, कि आपने जिस तरीके टैक्स लगाना है, उसकी जिस तरीके वसूली करनी है, वो सारा देखना पड़ता है। अब आप कह रहे हैं कि आप इस चीज पे टैक्स लगाइए, एक्सपेंडिचर टैक्स एक किस्म का तो चल ही रहा है, महंगी कार पे ज्यादा टैक्स है, महंगी शराब पे ज्यादा टैक्स है, तो अमीर लोग होटलों में 5 स्टार 7 स्टार होटलों में जाके रहते हैं, वहां पे ज्यादा टैक्स है, वहां पे अच्छा खाना खाते हैं उस पे ज्यादा टैक्स है। उस तरीके तो सरकार टैक्स लगा ही रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी बात आती है मॉनेटरी पॉलिसी। अभी बजट में ये सब अनाउंस हुआ, एक स्टेटस को रखा इंटरेस्ट टैक्सेस का जो रखना चाहिए था, उसके बावजूद काफी ज्यादा इंसेंटिव्स दिए, वो भी ठीक है। जहां तक मॉनेटरी पॉलिसी का सवाल है, मॉनेटरी पॉलिसी ने साफ कहा है कि देखिए ये सरकार एक्सपेंशन कैपिटल एक्सपेंडिचर पे कर रही है, उससे बोरिंग बढ़ सकती है। अगर बोरिंग बढ़ेगी तो उस पे अगर हम लोग इंटरेस्ट यहां से बढ़ाएंगे, उधर इंटरेस्ट बर्डन बढ़ेगा, एक बात। दूसरी बात, बहुत अच्छा विश्लेषण रिजर्व बैंक ने दिया, अगर आप गवर्नर की स्टेटमेंट पढ़ें तो उन्होंने साफ कहा है कि देखिए कीमतें बढ़ी हैं, 5 से ऊपर चली गई हैं,
और हमारा जो प्रोजेक्शन है वो ये है कि 5 से कम कीमतें रहेंगी अगले आने वाले साल में। और वही नहीं, 5 से कम रहेंगी, उन्होंने क्वार्टरली प्रोजेक्शन भी करके बताई है, और कहीं भी वो 4.2 उस रेट में चल रही है। इसका मतलब ये है कि उसका पहला प्रेशर पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का खत्म हो गया। दूसरी बात, जहां तक ग्रोथ का सवाल है, ग्रोथ 9.3 9.2 से बढ़ रही है, पर अगले साल किस प्रतिशत से बढ़ेगी? 7.8 से। उसमें भी उन्होंने प्रेशर पॉइंट्स बताए। उन्होंने कहा देखिए जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है, ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, बाकी के सेंट्रल बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट के साथ क्या करेंगे अभी वो क्लियर नहीं है। रशिया और ब्राजील ने बहुत तेजी से बढ़ा दिए, अमेरिका ने काम बढ़ाने जा रहे हैं, यूरो ने भी काम बढ़ाने जा रहे हैं, उधर भी इन्फ्लेशन काफी है। पर रिजर्व बैंक ने अपना जो विश्लेषण किया उसमें कहा कि यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में रहेगी। विदेशों में जो इन्फ्लेशन है वो सिर्फ ऑयल से नहीं हो रही है, उनके और भी कमोडिटी प्राइसेस का भी उनको फिक्र है, उनको बढ़ाना है, आप बढ़ाइए। ये सारा विश्लेषण करके बजट का और आर्थिक स्थिति का वो निर्णय पे पहुंचे कि देखिए इस समय पे हमें 2 चीज जरूरी है। रेपो रेट को चेंज करने की जरूरत नहीं है, और स्टांस जो है वो हम एकोमोडेटिव ही रखेंगे, न्यूट्रल भी नहीं करेंगे। न्यूट्रल मतलब एकदम न्यूट्रल, एकोमोडेटिव मतलब बहुत लिबरल। क्यों उन्होंने ऐसे कहा? मेरी समझ में जो आता है या जो विश्लेषण उन्होंने प्रस्तुत किया है उसके मुताबिक साफ है कि उन्हें लग रहा है, आपने एमएसएमई की बात की, आपसे पहले भी प्रवक्ता ने एमएसएमई की बात की, उन्होंने यही कहा कि एक हैंड होल्डिंग की जरूरत है, एक हेल्पफुल एटीट्यूड की जरूरत है, इसलिए हम स्टांस भी एकोमोडेटिव रख रहे हैं और रेपो रेट को हाथ भी नहीं लगा रहे। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? तालमेल देखिए फिस्कल पॉलिसी का और मॉनेटरी पॉलिसी का, तालमेल देखिए कितना अच्छा बना हुआ है। उसी से आपको अर्थशास्त्री कहेगा कि इस अच्छे तालमेल में ही प्राइवेट सेक्टर को, एमएसएमई को प्रोडक्टिव सिग्नल्स मिलते हैं, पॉजिटिव सिग्नल्स मिलते हैं, उससे ग्रोथ बढ़ती है। सर तालमेल से आपको क्या आता है? फिस्कल पॉलिसी में और मॉनेटरी पॉलिसी में कौन सा तालमेल की बात कर रहे हैं आप? देखिए उन्होंने स्टेटस को रखा, इन्होंने स्टेटस को रखा, उन्होंने सपोर्ट किया कुछ सेक्टर्स को, इन्होंने भी यही कहा। आप ही एमएसएमई का एग्जांपल दे रहे थे, आपको पता है वो 1 करोड़ से 3 करोड़ किया है, तो यही तो तालमेल है। उन्होंने एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश की, इन्होंने भी एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश की कि पूरा ठीक ठाक चलता रहे। जी, तो फिलहाल चर्चा वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे कि सारे जो ओवरऑल सबको देखें तो आरबीआई की जब पॉलिसी हो या बजट हो, रिकवरी और ग्रोथ 2 सबसे बड़े इनके लक्ष्य रहे हैं। लेकिन रिकवरी और ग्रोथ तब तक नहीं आ सकते जब तक डिमांड में ग्रोथ ना हो, और वही डिमांड की ग्रोथ की हम बात कर रहे थे कि डिमांड में ग्रोथ बढ़ती दिखेगी, दिख नहीं रही है। कम से कम जो प्रयास हमने किए हैं, डिमांड कैसे बढ़ेगी इस पे हम बात करेंगे। क्या मॉनेटरी पॉलिसी में डिमांड बढ़ने के कुछ उपाय किए गए हैं? लोगों को, एमएसएमई को राहत देने के उपाय किए गए हैं, और कौन से उपाय हैं, एग्जैक्टली उसके क्या लाभ होंगे, इस पर बात करेंगे। कहीं मत जाइए, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि क्या डिमांड बढ़ने के कोई संकेत हैं। प्रोफेसर सिंह, आपके पास ही आऊंगा फिर से। डिमांड की सर मैं पहले भी पूछा था, ब्रेक के पहले भी, कि लोग यही कर रहे हैं कि सब कुछ सप्लाई साइड की ओर जा रहा है, डिमांड साइड में कुछ ग्रोथ नहीं दिख रही है। रूरल डिमांड की सबड्यू है। आप जो है ना, एमएसएमई की डिमांड भी उठेगी नहीं, क्योंकि उनके पास जब उनके पास लोन मिलेगा नहीं या लोन चुका नहीं पाएंगे, उनके पास बेचना का, उनके पास अगर मार्केट में डिमांड नहीं है, बेच नहीं पाएंगे, तो फिर डिमांड आएगी कहाँ से? देखिए मैं थोड़ा अर्थशास्त्री आपके प्लेटफॉर्म पे आज भी हैं, प्रोफेसर मीनाक्षी भी हैं, अगर मैं गलत होऊंगा तो मुझे माफ करिएगा, वो मुझे हेल्प कर देंगे। पर मैं इस टाइम तक डिमांड और सप्लाई की जो बाइफर्केशन होती थी उसमें थोड़ा, उस संतुलन में थोड़ा गुम गया हूँ, गवाच गया हूँ, भूल गया हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। उसका कारण यह है कि इतनी वेव से निकली है इकोनॉमी। और मैं आपको अगर एक उदाहरण दूं, सरकार ने बजट में कहा कि हम लोग विलेज में पूरे ऑप्टिकल फाइबर का बिछा रहे हैं।
MSME का हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हम लोग कुछ उनको वो दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं। रेलवे के 100 टर्मिनल बना रहे हैं, नई रेलवे लाइनें बना रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं, मनरेगा पे खूब खर्चा कर रहे हैं, खाद्य पदार्थ पे फेयर प्राइस शॉप से हम फ्री राशन दे रहे हैं। अब ये सब जो हो रहा है ये कहाँ जा रहा है? ये डिमांड को सपोर्ट नहीं कर रहा है। एक तरीका, मुझे कई बार लोग कहते हैं कि देखिए अगर आप जैसे विदेशों ने अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे दिया, आप भी डोल दे दीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे दीजिए तो डिमांड को सपोर्ट करेगा। मैं उनसे एक बात पूछता हूं कि अगर आपने मेरी 1000 रुपए से इनकम बढ़ा दी, डोल मुझे दे दी, मैं उस 1000 रुपए का क्या खरीदूंगा? अन्न खरीदूंगा बच्चे पालने के लिए, दवाइयां खरीदूंगा बीमारी के टाइम पे, अस्पताल का खर्चा निकालूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे पनीर दे दिया सरकार ने, पर सरकार ने मुझे अन्न दे दिया इतना कि मैं ये मुश्किल के दौर से गुजर सकूं। अस्पताल की दवाइयां और अस्पताल में इलाज का मुझे सपोर्ट कर दिया। जो मेरी जेब से एक्सपेंडिचर खाने पे जाना था और दवाइयों पे जाना था, वो सरकार ने चुका दिया मेरे लिए। और हम लोगों को फायदा था, हमारे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास करीब 100 मिलियन टन का अनाज पड़ा हुआ था, कुछ सड़ रहा था। सरकार ने कहा ये अच्छा तरीका, हमारे पास कैश तो है नहीं। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि टैक्स टू GDP रेशियो हमारा दुनिया में सबसे लोएस्ट है, पैसा तो है नहीं, अनाज पड़ा है, चलो अनाज दे देता हूँ। तो एक तरीके से ये सारी चीजें जो हैं, क्या डिमांड सपोर्टिंग नहीं है? मनरेगा में मेरा खर्चा बढ़ रहा है, क्या डिमांड सपोर्टिंग नहीं है? अगर मैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में पैसा डाल रहा हूँ MSMEs को, अगर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, अगर हमने रोप वे बना दी, जब रोप वे बनाया तो उसके आसपास का इको टूरिज्म सिस्टम आप सोचिए क्या होगा। टैक्सी वाले, छोटे छोटे दुकानदार, जो वहां के लोकल आर्टिसंस हैं, वो आके अभी उनको मार्केट मिल गई अपना सामान बेचने के लिए, कारें, ड्राइवर, ये सब साथ में आ जाते हैं, एक इको सिस्टम बन जाता है, तो अपने आप में डिमांड जनरेट करता है। अब अगर एक ही कंप्लेन हो कि आपने डिमांड जनरेट तो मेरी क्या 25 साल का विजन है या 1 साल का विजन है? कितना साल का विजन आपके हिसाब से है, आपके अनुसार? मेरे अनुसार ये बजट ने 2 काम किए हैं। मेरे अनुसार बजट चार्टर्ड अकाउंटेंट का बजट नहीं होता है जो मेरा और आपकी कंपनी का बनता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट का होता है तो फिर उसको बजट कहने की क्या जरूरत है? उसको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहिए, बैलेंस शीट कहिए। ये कंट्री का बैलेंस शीट नहीं, ये बजट है। बजट और बैलेंस शीट में क्या फर्क होता है? बजट में एक विजन आता है। जब आप 100 साल की महामारी से नीचे दबे पड़े हैं, पूरी दुनिया के देश दबे पड़े हैं, तो आपने एक तो इमीडिएट और एक लॉन्ग टर्म दोनों का जोड़ दिया। कैसे जोड़ा? आपने कहा कि ये मेरा विजन है। विजन क्या है? मैं पूरा डिजिटल और टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहता हूँ। डिजिटल और टेक्नोलॉजी 2047 में नहीं होगी, आज से काम शुरू हो जाएगा। 100 टर्मिनल जो बनने हैं वो आज से बनने शुरू हो जाएंगे। जो ऑप्टिकल फाइबर बिछाना है वो आज से बिछना शुरू हो जाएगा। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ना है वो आज से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ दिया, आज से एम्प्लॉयमेंट शुरू हो गई और ये सारी एम्प्लॉयमेंट को एक डायरेक्शन मिल गई। आपने एक सवाल पूछा था, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रही है कि नहीं बन रही है? मैं आपको कह रहा हूं बन रही है। पर अगर कोई $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात ही ना करता तो किसी के जहन में आना ही नहीं था। अभी देखिए 4 साल में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी, उसके बाद लोग 10 की बात करेंगे। एक दिशा मिल गई, एक विचार मिल गया। तो दोनों चीजें सरकार ने की इस टाइम पे, एकदम क्या करना है और उसको कहा कि ये क्यों करना है, 25 साल बाद हमें ये मिलेगा, ये करना है। तो मेरी राय में तो दोनों ही ठीक है और ऐसा ही होना चाहिए। जी अर्णा जी, आपका कहना था कि रूरल एरिया में डिमांड बहुत कम है, तो डिमांड का सॉल्यूशन तो सरकार ने दिया है और उसको जो है ना RBI ने सपोर्ट भी किया है, इंटरेस्ट रेट लो रखे हैं, जितने लो हो सकते हैं तो उतने लो रखे हैं, एक स्टांस भी चेंज नहीं किया, तो सब कुछ तो ठीक दिशा में जा रहा है। फिर क्यों आपको सवाल उठ रहे हैं? देखिए ऐसा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंडिचर है, मैंने शुरू में भी कहा था कि उससे इकोनॉमी ट्रिगर होगी, इस पे कहीं दो मत नहीं है। परंतु अब माइक्रो डिटेलिंग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इंक्लूसिव ग्रोथ होना भी एक शासन का टारगेट है, एक शासन का मिशन है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ पे ये अगर ओवरऑल मैक्रो लेवल पे तो हमको दिखेगा कि हम 7% 8% ग्रो कर रहे हैं, बट माइक्रो लेवल पे अगर हम जाएंगे तो वी विल फाइंड कि कई लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। और आज जो डिमांड में हो गया ना कि जो एटीट्यूड बन गया ओनली स्पेंडिंग ऑन इसेंशियल्स, सिर्फ जरूरत की चीजों पे खर्च कर रहे हैं, बाकी खर्चा नहीं हो रहा,
तो इकोनॉमी ट्रिगर नहीं होगी। और अगर आप चाइना को देखें तो उसकी पूरी इकोनॉमी एमएसएमई पे ही डिपेंडेंट होके उन्होंने पूरा जो वर्ल्ड कैप्चर किया मार्केट, इट वाज थ्रू एमएसएमई। और वो मॉडल ही इंडिया जैसे वेरी पॉपुलर स्टेट में लागू है, जहाँ 65% हमारे यूथ है। हमारा जो यूथ डिविडेंड की हम बात करते हैं, अगर या तो हम उनको प्रॉपरली स्किल्ड और एम्प्लॉयड रखें या फिर वो हमारा वेस्ट हो जाएगा। ये हमने ये इंक्लूसिव एटीट्यूड होना चाहिए, इंक्लूसिव जो है ना, एमएसएमई को सपोर्ट देना पड़ेगा। एमएसएमई को सपोर्ट आपको लग रहा है कि अभी नहीं मिल पा रहा है? ये देखिए, इस सरकार की पूरी कोशिश रही है कि जो गरीब से गरीब तबका है उसको एक सामाजिक ढांचा दिया जाए जिसमें सुरक्षा हो। आप उस सुरक्षा की जहां पे बात करें तो अगर कृषि में देखें तो फार्मर्स के लिए पीएम सम्मान किसान योजना, अगर हेल्थ केयर में देखें तो आयुष्मान योजना, अगर आप और योजनाएं देखें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो सौभाग्य योजना या उज्ज्वला योजना, और कोविड के दौरान अगर आप देखें तो राशन दिया गया और चीजें दी गई। एक खास तौर पे आत्मनिर्भर अभियान 1, 2 और 3 में जब देखें तो एमएसएमई के लिए खास तौर पे कोशिश की गई कि उनको क्रेडिट और लिक्विडिटी कंटिन्यूअसली सप्लाई किया जाए। एनपीएस के मॉनिटोरियम को हटा करके उन्हें एनपीए में ना कन्वर्ट किया जाए। मुद्रा योजना लाई गई इस सरकार के द्वारा ताकि लोगों तक ज्यादा क्रेडिट पहुंचे। एक और खास बात है, अगर आप देखें तो डब्ल्यूटीओ कह रहा है कि आप जो अपने एमएसएमईज को सुरक्षा देते हैं वो आप सुरक्षा बंद कीजिए और फॉरेन एमएसएमईज को अलाउ कीजिए। जो इंडिया जो है कंटिन्यूअसली उसको रोक रहा है ताकि एमएसएमईज को जो है सपोर्ट मिल सके। एक खास बात जो की गई, जो एक एमएसएमई का इकोसिस्टम होता है उसे पूरी तरीके से जो है उस ढांचे को रखा गया और उसमें ट्रेडर्स को लाया गया। कोशिशें ये भी रही है कि एमएसएमईज के जितने प्रोडक्ट्स हैं वो वोकल फॉर लोकल से बात करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए जाए और उनकी बात की जाए। कोशिश ये भी की गई है कि जो हमारी संस्कृति और जो सांस्कृतिक धरोहर है, चाहे वो आपके मंदिरों के माध्यम से हो, चाहे धर्म क्षेत्रों के माध्यम से हो। प्रोफेसर राजीव, पीएम सम्मान निधि में किसानों को पैसा मिल रहा है और उन्हें खेती का प्रमोशन किया जा रहा है। किसानों के लिए अलग से जो है ना सब्सिडी रहती है हर चीज पर। फिर किसानों में कहाँ दिक्कत आती है? बजट में या मॉनेटरी पॉलिसी में सभी जगह सपोर्ट किया गया है। मैं तो देखा एक ई-रूपी वाउचर है, उसको 10,000 से 1 लाख रुपए कर दिया गया है डायरेक्ट ट्रांसफर के लिए, उसमें भी किसानों को मदद मिलेगी। तो आखिर इतने प्रयास कर रही है, फिर आपको क्यों लग रहा है किसानों को हैंड होल्डिंग नहीं है? किसानों को तो बहुत सारे सुविधाएं मिलते हैं, वो बात तो ठीक है, लेकिन किसानों का जो समस्या है कि बहुत सारे किसान हैं, 80% स्मॉल एंड मार्जिनल किसान हैं। तो उन किसानों का जो प्रॉब्लम है, जो उसका तो मेन प्रॉब्लम तो उसका मार्केटिंग में ही है। मार्केटिंग में एक्चुअल एक अच्छा प्राइस मिलने का उसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। चरण सिंह जी, एमएसपी गारंटी पर कुछ कहना चाहेंगे आप संक्षेप में? बिल्कुल, मेरा विचार है कि इतना विशाल देश है, इतने ज्यादा पदार्थ है, एमएसएमई को थोड़ा डायनेमिक होना पड़ेगा। अभी तक पंजाब, हरियाणा और थोड़ा यूपी के इलाके में एमएसएमई रही है कॉन्सेंट्रेटेड। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात कर रहे हैं ना? एमएसपी पे गारंटी की बात, गारंटी होना चाहिए एमएसपी को। मेरी राय में डायनेमिक होनी चाहिए और जैसे जैसे टाइम बदले उसको बदलना चाहिए। एक टाइम पे हमें जरूरत थी राइस और व्हीट पे, वो हो गया। अभी हमें और पदार्थों पे लेके जाना चाहिए और किसानों के पास जाना चाहिए। सिर्फ पंजाब हरियाणा में उसको टिका के नहीं रखना चाहिए। जी मैडम, जी बताएं। मैं और एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि एमएसएमई के ऊपर इतने सारे बातें बोले यार, शरण सिंह जी ने जो बोले उसमें तो मैं बहुत सहमत हूँ कि बहुत बड़े बड़े एमएसएमई, क्योंकि एमएसएमई जब हम बोलते हैं उसमें एकदम वेराइटीज ऑफ एंटरप्राइजेस है। वो तो जो मीडियम है वो तो बहुत बड़े हैं, 20 करोड़ के ये उसका ये है, लेकिन
अगर आप एनएसएसओ की रिपोर्ट से आप एनालाइज करके देखें, 80% आर ओन अकाउंट एंटरप्राइज। ओन अकाउंट एंटरप्राइज मतलब उसका कुछ हायर्ड लेबर है ही नहीं, वो फैमिली लेबर पे चलते हैं। तो इतना छोटा छोटा ये 80% तो उसी में है। तो उनको ना कोई ज्ञान है, ना कोई उनको अच्छा प्रोडक्ट क्या करते हैं, कैसे मार्केटिंग करते हैं, उसके कुछ, वो जस्ट सब्सिस्टेंस लेवल पे चल रहा है। तो ये जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, जो इतना बड़ा इकोनॉमी है हमारे इधर, तो वो तो उसके ऊपर उसको जो हैंड होल्डिंग, मैंने तो हैंड होल्डिंग क्रेडिट पे क्रेडिट तो चाहिए, लेकिन क्रेडिट से भी उनको जो नॉलेज इंफॉर्मेशन की ये क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं और कहाँ सेल कर सकते हैं, उसको वो बहुत जरूरी है। हम मीडियम को इसमें से छोड़ देना चाहिए, मीडियम अपने आप चल पाना चाहिए। लेकिन जो ये जो ओन अकाउंट एंटरप्राइज, जहाँ सब हाउस होल्ड घर की लेबर से चल रहे हैं, जिसका वैल्यू एडेड बहुत छोटा है, मतलब उसको हमें दूसरा तरफ की सपोर्ट, हेल्थ होल्डिंग मतलब सिर्फ क्रेडिट मिलता है बोलने से कोई लाभ नहीं होता है। पंकज जी, एमएसएमई को रोने की आदत पड़ गई है, अब तो ऐसा लग रहा है एमएसएमई अपने आप को रजिस्टर नहीं करते, खुद ही लापरवाह हैं। देखिए क्या है कि एमएसएमई को इंडिया में पारिया बनाया जा रहा है, एमएसएमई को बदनाम किया जा रहा है, एमएसएमई के बारे में भ्रांति फैलाई जा रही है, एमएसएमई को बदनाम करने की पूरी एक षड्यंत्र किया जा रहा। मैं यहां तक कहना चाहूंगा ये बेकार की बात है कि रजिस्टर नहीं किया जाता। एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए, क्या रजिस्ट्रेशन होता है एमएसएमई पोर्टल पे, आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, आप अभी भी लॉग इन करेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा इंडिया में कितने एमएसएमई है। दूसरी बात है, जो बिजनेस कर रहे हैं उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, तो जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन है, 2 करोड़ लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड है, उसमें से 90% एमएसएमई है। 1 करोड़ 80 लाख डीलर जो है वो रजिस्टर्ड है और वो एमएसएमई है। अब आप कहते हैं, कई बार हमको ये सुनना पड़ता है एमएसएमई चोरी करता है, बेईमानी करता है या टैक्स इवेजन करता है। तो आप देखिए एनसीएलटी बनाया, एनसीएलटी किसके लिए बनाया? जो बैंक से लोन लेते हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, और जो बैंक से लोन लेते हैं और बैंक का लोन चुका नहीं पाते उनके लिए। आज बैंक की डिफॉल्टर लिस्ट देखिए तो 95% डिफॉल्टर कॉर्पोरेट सेक्टर है, 5% सेक्टर खाली और खाली एमएसएमई है। अगर आप कॉर्पोरेट सपोर्ट की या गवर्नमेंट सपोर्ट की बात करते हैं तो कॉर्पोरेट के लिए 15% इनकम टैक्स है, 25% इनकम टैक्स है, प्रोपराइटर के लिए 30% इनकम टैक्स है, विद सरचार्ज 35% तक पहुंचता है। आप अगर पार्टनरशिप की बात करेंगे तो 30 से 35% इनकम टैक्स है, एलएलपी की बात करेंगे तो 30 से 35% इनकम टैक्स है। तो हम एमएसएमई डिमांड क्या कर रहा है? एमएसएमई कर रहा है कि हमको जो कॉर्पोरेट को बेनिफिट दे रहे हो वो आप हमको दे दो। आप कॉर्पोरेट की इनकम टैक्स रेट 15% करना चाहते हो, वो हमको कर दो। आप कॉर्पोरेट को 25% इनकम टैक्स रेट देना चाहते हो, वो हमको कर दो। आप पार्टनरशिप फर्म है, एचयूएफ फर्म है, एलएलपी है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, उन सब पे हायर इनकम टैक्स रेट ले रहे हो। आप कहते हो एमएसएमई रजिस्टर नहीं होता इसलिए उसको बेनिफिट नहीं मिलते। मैं कह रहा हूं जो रजिस्टर्ड है उनको तो बेनिफिट दे दो, नॉन रजिस्टर्ड की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। जो रजिस्टर्ड है, जो एमएसएमई पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, उसके लिए आप, हमारे लिए ये कहा जाता है, एमएसएमई सेक्टर के लिए ये कहा जाता है, मैं तो एक टैक्स लॉयर हूं, मैं टैक्स लॉयर की तरह बताता हूं कि आप कॉर्पोरेट्स को सबसे ज्यादा अच्छा मानते हैं। आप कह रहे हैं जीडीपी हमारा 7%, 9% हो गया, आप कह रहे हैं हमारा जीडीपी बढ़ता जा रहा है। आपने कभी जीडीपी को बाइफरकेट किया? जो एमएसएमई सेक्टर है उसका जीडीपी कितना है और जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसका जीडीपी कितना है? जितना भी कॉर्पोरेट सेक्टर है उसमें 25% ग्रोथ है और जितना भी एमएसएमई सेक्टर है उसमें 50% नेगेटिव ग्रोथ है। और आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर छोटा, ये सरकार की बात नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है पॉलिसी की और पॉलिसी सपोर्ट की। आज हम बैंक्स की बात करते हैं, आज एनसीएलटी बनाया, आज ऐसा का ऐसा कोई सिस्टम आप एमएसएमई या स्मॉल मीडियम बिजनेस के लिए दीजिए जो कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं है, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है या लिमिटेड कंपनी नहीं है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड को, आज हम कहते हैं पर्सनल बैंकरप्सी लॉ भी लाना चाहिए। आपने कॉर्पोरेट बैंकरप्सी लॉ तो ला दिया,
आज आपने देखा भूषण स्टील 60,000 करोड़ का 80,000 करोड़ का लोन लेके 20,000 करोड़ में टाटा ग्रुप ने खरीद लिया। 60,000 करोड़ वाइप आउट कर दिए एंड एवरीबडी इज हैप्पी। डायरेक्टर्स आर स्कॉट फ्री, बैंक इज स्कॉट फ्री, एवरीबडी इज हैप्पी एंड इट इज बिकम अ बिग टूल। हम लिटिगेशन कर रहे हैं, हम भी एनसीएलटी में अपीयर होते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं खाली ये कहना चाहता हूं हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है, हमको हमारी कंट्री को आगे बढ़ाना है। कंट्री को आगे बढ़ाना है तो हम ये नहीं कह सकते कि एक सेक्टर जो एमएसएमई सेक्टर है, जो 80% हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करता है, हालांकि हो सकता है कि सेल्स में वो 20% ही रिप्रेजेंट करता हो, लेकिन अगर अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल रखना है, अगर आपको जगह जगह अपनी ग्रोथ दिखानी है, तो आपको एमएसएमई सेक्टर को, स्मॉल सेक्टर को, सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर को एक पारिया की तरह, एक आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि इनको कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं करते, ये कहीं पर भी बिजनेस नहीं करते, ऐसा नहीं, उनको सपोर्ट की जरूरत है और सरकार को जितना सपोर्ट। समय कम है प्रोफेसर यामिनी, आप क्या कहेंगी? क्या इनको साथ क्यों इतना टैक्स लगाया जाता है एमएसएमई पर 25%, 30%, 35%, जबकि कॉर्पोरेट पे आप 15% की टैक्स लगा रहे हैं, 22% टैक्स पर टिका रहे हैं? ये तो सरासर अन्याय है। तो कोई भी कहेगा, मतलब इसके लिए तो टैक्स पंकज किया की जरूरत भी नहीं होगी। जी देखिए, एमएसएमईज में सबसे पहले ही टैक्सेस कम किए गए थे और जो कॉर्पोरेट टैक्सेस हैं वो अभी भी हाई हैं एमएसएमई के मुकाबले। अगर आप कहें कि उनके ज्यादा हैं तो ये गलत होगा। मेरी तो विचार ये है, जो विचार कही जा रही है एमएसएमईज पे, इस पे कोई दो राय नहीं है, बहुत काम करने वाला पड़ा हुआ है और एमएसएमईज के ही तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रोफेसर राजीव ने बहुत अच्छी बात कही है, मीडियम को आप अलग कर दीजिए, अब छोटे पे आइए। छोटे को तो रियली हैंड होल्डिंग की जरूरत है। दोनों साइड में सरकार मेरी नजर में बहुत कुछ कर रही है, पर बहुत कुछ करने वाला भी बचा हुआ है जो करना है। जहां तक टैक्स की सवाल आती है, मैं आपसे एक विचार कहता हूँ, जॉब पब्लिक सेक्टर क्रिएट नहीं कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर को ही जॉब क्रिएट करने हैं। अमेरिका, यूरोप जो कंट्री जैसा हम बनना चाहते हैं, वो अमेरिका जैसी कंट्रीज में प्राइवेट सेक्टर ही जॉब क्रिएट करता है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर के साथ इतना हेट्रेड की और दुश्मनी की जरूरत नहीं है। उनको कहना है कि आप जॉब क्रिएट करिए, और एमएसएमईज को भी कहना है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करिए। अगर कहीं पे हैंड होल्डिंग की जरूरत है, मैंने तो कई इस पे काफी कुछ लिखा भी है, आप गूगल करके देख सकते हैं। बार बार मेरे मन में जब भी मैं सारी बातें सुनता हूँ यही बात आती है। प्रोफेसर राजीव ने एक बहुत अच्छी बात कही है, उन्होंने तजर्बे पे कहा है कि जो 80% एमएसएमईज है उनको पता ही नहीं कि कैसे आगे बढ़ना है। 5 लाख से रिटर्न की 5 लाख से नीचे की रिटर्न है तो एमएसएमई कहाँ टैक्स देती है? अगर आप ये चीज कह रहे हो कि साहब वो कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर नहीं आती है और वो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है, तो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न को 5 लाख रुपए तक तो वो वैसे ही एग्जम्प्टेड है, वहां तो टैक्स देने की जरूरत है नहीं। 30% की स्लैब में एमएसएमई वाले कितने लोग आते हैं वो देखने की बात है। हर एमएसएमई 30% की स्लैब में नहीं आ रहा है। आप देखिए आज हिंदुस्तान में 6.5 करोड़ रिटर्न भरा हुआ आती है, 6.5 करोड़ रिटर्न में से 85% रिटर्न वो है जो 5 लाख से नीचे की है। तो जब 5 लाख से नीचे की 85% रिटर्न है तो वो तो एमएसएमई वाले तो पूरे 5 लाख से नीचे पे चले गए। 90% एमएसएमई वाले 5 लाख से नीचे पे चले गए, तो कहाँ 30% की बात आती है? उनके पास तो एक तरीके से टैक्स है ही नहीं उनके पास। ये एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि साहब एमएसएमई पे ज्यादा टैक्स है और कारपोरेट पे कम है। अरे जब भाई वो जब रिटर्न ही 5 लाख से नीचे की रिटर्न भर रहा है तो कहाँ पे उसको भी टैक्स लायबिलिटी आ रही है उसके ऊपर? मैं एक बात और कहनी चाहूंगा, जो ये है ना कि जी कॉर्पोरेट पे टैक्स कम है, आप जितना जॉब्स कॉर्पोरेट क्रिएट करता है, हर एम्प्लॉय का फिर आगे टैक्स चलता है। तो अगर पूरा टैक्स कंप्यूटेशन कंट्रीब्यूशन आप देखें तो प्राइवेट से, ठीक है मैं आपसे पूरा सहमत हूँ कि उतना राइट ऑफ हो गया, इतना कोई खुश नहीं होता है राइट ऑफ करके। आपको पता ही है कि मैं पंजाब सिंध बैंक का चेयरमैन रह चुका हूँ। जब राइट ऑफ करना पड़ता है, हर एक आदमी में बहुत दुख चल रहा होता है कि मैं राइट ऑफ क्यों कर रहा हूँ, पर कभी कभी ऐसी मजबूरी आ जाती है। अगर आप पूरे आंकड़े देखेंगे, ये देखिए कि उन कॉर्पोरेट्स जिनके बारे में आप कह रहे हैं राइट ऑफ है, उनके टोटल सेल कितनी है, उन्होंने कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है, कितनी इनकम जनरेट की है, उस इनकम में से कितना इनकम टैक्स सरकार को आया है। अगर आप कैलकुलेशन उस तरीके करेंगे तो आप समझेंगे कि कोई किसी पे दान नहीं हो रहा है। बहुत प्रयत्न। कई बार ऐसा लगता है कि अगर ये राइट ऑफ को जस्टिफाई करते हैं हम, तो कई बार ऐसा लगता है कि लोन लेकर कॉर्पोरेट राइट ऑफ कर ले, और एक अगर आप में और हाउसिंग लोन ले, तो अगर हम 1 किस्त नहीं दें, 10 किस्त नहीं दें, तो हमारा मकान अटैचमेंट का आ जाता है, कुर्की का नोटिस आ जाता है, वहां पे राइट ऑफ की बात नहीं आती, क्योंकि वहां पे राइट ऑफ नहीं होता है।
दिस इज समथिंग विच वी कैन कंटिन्यू टू डिबेट। लेकिन मेरा खाली इसमें से एक चीज है, कभी भी एमएसएमई का अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ना है, हिंदुस्तान को ग्रो करना है, 9% ग्रोथ लानी है जीडीपी की, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी लानी है, तो अगर आपने एमएसएमई को छोड़ दिया, एमएसएमई को बदनाम कर दिया, एमएसएमई को ये कह दिया कि वो टैक्स इवेडर्स है, तो कभी भी हिंदुस्तान उस लेवल पे नहीं पहुंच पाएगा, बल्कि हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ती जाएगी और हमारे यहाँ हिंदुस्तान को आगे बढ़ने में बहुत एमएसएमई को बदनाम कर रहे हैं साहब, का सीधा आरोप एमएसएमई को बदनाम कर रहे हैं आप। बिल्कुल संक्षेप में जवाब दीजिए, समय बहुत कम बचा है हमारे पास। पंकज जी गलत बोल रहे हैं कि आज हमारी रीढ़ की हड्डी है एमएसएमई। आज 11 करोड़ लोगों को रोजगार है, आपने अभी कहा पंकज सुरेश जी, 11 करोड़ लोगों को एमएसएमई से रोजगार मिला हुआ है, 8 करोड़ एमएसएमई है। इसलिए ये जो पंकज जी बोल रहे हैं कि सब एमएसएमई को इग्नोर कर दिया, एमएसएमई के लिए तो बहुत सारी स्कीम लाई हुई है, सब्सिडी स्कीम है। आज 5 लाख करोड़ रुपए की आपको गवर्नमेंट गारंटी जी से लाया हुआ है, 2 लाख करोड़ रुपए की सीजीटीएमएस स्कीम है। तो एमएसएमई के लिए तो केंद्र सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स लाए हुए हैं। तो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि भाई एमएसएमई को हमने इग्नोर किया है या उसको साइड में किया हुआ है? भैया वो बीजेपी वर्सेस पूरे सरकार को, केंद्र सरकार को पूरा ध्यान में है। पंकज जी इस तरह से मत बोलिए। ये बीजेपी, मैं कह रहा हूँ चीज है, आप 11 करोड़ लोगों जी बिल्कुल कहना है कि एमएसएमई को साथ लेके चलना पड़ेगा। मैं सरकार के बारे में, केंद्र सरकार एमएसएमई को साथ लेके चल रही है पंकज जी, इस तरह की कोई बात नहीं है। एमएसएमई को केंद्र सरकार, ये बीजेपी का व्यू है, इसलिए 6.5% पे रेट ऑफ इंटरेस्ट एमएसएमई को लोन मिल रहा है। 6.5% पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन मिल रहा है। आपने देखी कि उनको आपने 5 लाख करोड़ रुपए का जी आपको ये बता देता हूँ, एमएसएमई लोन लेने स्कीम के अंदर ला रहे हैं तो कहाँ दिक्कत मिलता है, और अगर कॉर्पोरेट लोन लेने जाता है तो उसको 7 या 8% में मिलता है। और अगर आपको बैंक डाटा देखना है तो वो बैंक डाटा भी देख सकते हैं। मैं लेकिन इसमें पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं करना चाहता। मेरा खाली एक ही मुद्दा है कि मैं ये भी नहीं कह रहा बजट में क्या है और क्या नहीं है। मैं खाली इतना सा कह रहा हूं, एमएसएमई को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमको आगे बढ़ना है तो एमएसएमई को साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर हम एमएसएमई को बदनाम करेंगे तो ये देश को जो 9% जीडीपी है, वो जीडीपी हम आगे लेने में हमको दिक्कत आएगी। सुरेश जी आपके लिए नहीं कह रहा हूँ। कैसे लग रहा है ये चीज? आपको कैसे लग रहा है कि एमएसएमई को बदनाम किया जा रहा है? केंद्र सरकार को दुनिया भर की योजनाएं लाई जा रही है, तो मैंने केंद्र सरकार की बात ही नहीं करी यार। कैसे लग रहा है एमएसएमई को बदनाम किया जा रहा है? खत्म करेंगे हम पंकज जी। आपको कौन लग रहा है षड्यंत्र कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? देखिए षड्यंत्र नहीं है। मैं आपको बार बार एक बात इस्तेमाल किया, मैं यही बात बता रहा हूँ। आज हम जब भी बात करते हैं हर चीज की तारीफ कर देते हैं। अभी हमारे प्रोफेसर साहब ने ये कहा था कि हम रजिस्टर नहीं करते, हम टैक्स पे नहीं करते, हम ये नहीं करते। उसके तुरंत बाद सुरेश जी कह रहे हैं 11 करोड़ को रोजगार दे रहे हैं। तो हम कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं। आज ये बात होती है कॉर्पोरेट कितने लोगों को रोजगार देता है। अगर किसी को रोजगार दे दिया, उसने 5 साल अच्छा कर लिया, does he get a license to evade? Does he get a license कि वो लोन का रिपेमेंट नहीं करे? That is not so. इतना तय है कि किसानों को और एमएसएमई को साथ लिए कोई देश, हम कम से कम भारत तो आगे नहीं बढ़ सकता। और हैंड होल्डिंग की जरूरत वहां बहुत अधिक है। उनको डिमांड की बढ़ाने की जरूरत है। सिर्फ सप्लाई साइड पर काम करने से बेहतर है कि डिमांड साइड पर भी काम किया जाए। आप सभी लोग चर्चा में जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं पथ कड़ी। नमस्कार।